Assalamu alaikum, sir, and welcome in Pakistan Youth Training Society. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair. Thank you for the invitation. सर, आपका जो है काफ़ी बेताबी से इंतज़ार किया जा रहा था क्योंकि हमें मैसेजेस आ रहे थे कि अली असफ साहब कब आएंगे, क्योंकि आपके फ़ैन माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा है। वो आपसे बिज़नेस कंसल्टेंसी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। और वो हैरान है कि सर आसफ जो है इतने जो है एक वक्त में एक इंसान जो है इतनी चीज़ें कैसे जो है मैनेज कर लेता है और कैसे मेंटेन कर लेता है। जैसे कि मैंने उन्हें बताया कि आप सर्टिफाइड लाइफ स्किल कोच के अलावा इंस्पायरेशन स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड इसके अलावा जो है सीईओ हैं आप अली आसफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के, और माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर क्लब यूके के प्रेसिडेंट। सो दैट्स वेरी अमेजिंग। तो लोग ये सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी जो इंस्पायरेशन, जो स्टोरी है, जर्नी है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ, और आप जो है इन सबको कैसे मैनेज कर लेते हैं। क्या आपकी जिंदगी का राज है सर? जज़ाकल्लाह खैर। अगेन, जब आप अपने पैशन को परस्यू करते हैं, आपने शुरू से सुना होगा, तो आपको ये लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये नहीं कि हाउ मेनी हैट्स यू हैव वॉर्न, इशू ये नहीं कि आपने कितनी ज्यादा जो है ना वो चीजों में हाथ फैलाया हुआ है। असल चीज ये कि उनके अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है, कि मतलब आप कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं। क्योंकि देखिए, डिस्ट्रैक्शन डिफरेंट चीज होती है और पैशन डिफरेंट चीज होती है। एक ऐसी चीज को हम करना कि जो हमारी अटेंशन तो ले रही है, लेकिन उसके बदले यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, उसको हम पंजाबी में बोलते हैं फटीके। यानी वो फटीक एक आपकी लाइफ में है, बट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर इन योर लाइफ। लेकिन जिन चीजों में लगता है कंसिस्टेंसी है, फॉर एग्जांपल मेरा स्पीकिंग का जो करियर है, इसमें कंसिस्टेंसी है। माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब को ले लें, लाइफ कोचिंग को ले लें, किसी को भी ले लें, इट्स ऑल कंसिस्टेंट, एक ही तरफ है। बिजनेस मेरा पैशन है, बिजनेस के अंदर डिफरेंस मेक करना, स्पेशली जब यहाँ पे हम यूके के अंदर, ये यूरोप के अंदर देखते हैं इंडियन हेड काउंट बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान के बारे में एक टिपिकली कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तानी, टिपिकली जो अब्रॉड में कॉन्सेप्ट है कि इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, इंटेलिजेंट लोग नहीं होते। इंडियन की बात पहले आती, पाकिस्तानी के बाद में आती। तो उसी दौरान कोशिश ये रहती है स्टेरियोटाइप को तोड़ें कि नहीं, हम लोग भी बैठे हैं, हम लोगों के पास भी बहुत टैलेंट है। इस टाइम पे भी देखिए, अगर फ्रीलांसिंग में देख लें, पाकिस्तान नंबर टॉप 5 के अंदर है इस टाइम पे, और बच्चे माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर, इट्स ऑल अबाउट टेलिंग द वर्ड दैट नहीं, ऐसी परसेप्शन नहीं है जो पाकिस्तान के बारे में आपकी। वी आर टोटली डिफरेंट पीपल। पाकिस्तान इज चेंजिंग फॉर द बेटर, बेहतरी के लिए बदल रहा है। तो सारी चीजों में कंसिस्टेंसी है। बाकी ये होता है कि एज अ लीडर यू हैव टू प्रायोरिटाइज, किस चीज को आपने कितना ज्यादा टाइम देना, कब टाइम देना, दिस इज समथिंग यू हैव टू डू इट। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक प्रायोरिटी है मेरी लाइफ में, मुझे पता है कि व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई वांट टू अचीव। उसके अलावा बाकी आपने बात की लाइफ जर्नी की, तो लाइफ जर्नी बहुत एक फैसलाबाद के छोटे से गांव से स्टार्ट हुई है, जहाँ पे एक टाइम का खाना है के पैसे होते थे, तो एक टाइम के खाने के पैसे नहीं थे। सिंगल पेरेंटिंग सिस्टम से निकल के आऊँ, वहां की जो जर्नी आज अल्लाह सुब्हान तआला का एहसान करीम है कि माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री में पहला पाकिस्तानी हूँ जो उनका स्पीकर्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला का एहसान करीम है कि जब आपकी लाइफ में एक ड्रीम होता है, एक विजन होता है, एक ड्राइव होता है, एक पर्पस होता है, तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला उसमें पूरी तरह आपका साथ देते हैं। क्योंकि या तो आपकी नीड्स आपको ड्राइव करती हैं या आपका मकसद। तो अल्लाह सुब्हान तआला का एहसान करीम है कि मेरा मकसद मुझे ड्राइव करता है। आपको आ रही मेरी आवाज? आपकी मुझे ओके आवाज नहीं आ सर, रही। जी सर, आपके पास सर। ओके ओके ओके, क्लियर हो गया। अच्छा सर, जैसे कि आपकी लाइफ जर्नी की अगर हम बात करें, इज वेरी इंटरेस्टिंग। मीन्स कि आपने एक बहुत वक्त गुजारा, बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट। तो मुझे तो आपकी स्टोरी का पता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सुनने वाले जो हैं उनको भी आपकी स्टोरी का पता चले कि आपने इतने मुश्किल वक्त से, क्योंकि लीडर बनना जो है उस इतना भी आसान नहीं, उसके लिए आपको एक मुश्किल वक्त से गुजरना होता है। जो इससे गुजर जाते हैं, जो कंसिस्टेंसी जैसे आपने बात की, सब्र की अगर हम बात करें और मुश्किल हालात के मुकाबले की बात करें, उसके बाद फिर आप कामयाब होते हैं। तो आप क्या समझते हो, और आप अपनी लाइफ की जर्नी को उसके साथ कैसे रिलेट करते हैं, और आपकी लाइफ की जर्नी में जो आपको डिफिकल्टीज, जो आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ा, आपने उसका, उन चैलेंजेस का कैसे मुकाबला किया, और कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे? देखिए, पता क्या होता है, जिंदगी में आप सबसे पहले कुछ मुख्तलिफ करने का सोचे ना। एक जैसे दुनिया रूटीन की गुजर रही है ना,
वैसे रूटीन की लाइफ गुजारें। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मैंने स्टेरियोटाइप को तोड़ना है, मैंने कुछ डिफरेंट करना है, मैंने आने वाली नस्ल को अपने से बेहतर ख्वाब देखने, क्योंकि जिस साल में हम पैदा हुए थे, मैंने बताया लिटरली हमारे पास एक टाइम का खाना था, तो दूसरे टाइम के खाने की गारंटी नहीं होती थी कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे हालात में या आपके अंदर वो एक अर्ज पैदा होती कि नहीं, जैसे स्टीव जॉब्स ने बोला था ना, स्टे हंग्री स्टे हम्म फूलिश, कि अपने अंदर वो हंगर, अपने अंदर वो ड्राइव करें कि नहीं, जिस हाल में मैं पैदा हूं ये मेरा कसूर नहीं है, लेकिन आने सही वाला वक्त मेरे हाथ में है। आप अपनी हम्म लाइफ के अंदर एक डिसीजन मेक कर लेते हैं कि मैंने जिस साल में आंख खोली इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी आने वाली हमारी नस्लें अगर इस साल में आंख खोलेंगी तो वो मेरा फॉल्ट होगा, वो मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने नालायकी दिखाई है, मैंने सोसाइटी हम्म के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया। आई डिड नॉट हम्म ट्राई टू ब्रेक अवे द नॉर्म्स। सबसे ज्यादा जिस पर्सनालिटी से मैं इंस्पायर हूं लाइफ के अंदर वो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को ना हमने बड़ा महदूद कर दिया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमने ना सिर्फ दीन की हद तक रखा हुआ है। अगर आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को डीप डाउन दुनियावी लिहाज से पढ़ें तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन और दुनिया दोनों को कायम रखा था। दुनिया को कोई ऐसा किरदार नहीं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना प्ले किया हुआ। एक बाप से लेके, एक हस्बैंड से लेके, एक लीडर से लेके, एक फाइटर से लेके, एक एंटरप्रेन्योर से लेके लीडर, ही हैज डन एवरीथिंग। उन्होंने वो सारे रोल अदा किए हैं जो कि एक आम इंसान को अदा करने हैं। इसलिए अदा किए कि जहां पे भी हम लाइफ में स्टक होते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम देखते हैं, आप अपने रोल मॉडल की तरफ देखते हैं, तो आपको वहां से एक साइन मिलता है कि उन्होंने इस वक्त में क्या किया था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आज भी दुनिया के अंदर 1400 साल बाद भी लोग अगर उनको पहचानते हैं, आज भी अगर उनके कलमा गो हैं, आज भी दुनिया की हाईएस्ट लेवल पे उनका पर्सनैलिटी है, तो उसकी रीजन सबसे बड़ी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार की बुनियाद पे, अपने इखलाक की बुनियाद पे दुनिया के अंदर तब्दीली लाई थी। एक मिशन सोचा था, एक मकसद सोचा था। मक्का से जब वो ख्वाब लेके गए तो अपने ही लोगों ने मजाक उड़ाया था, अपने खानदान ने ही मजाक उड़ाया था, अपने लोगों ने ही पत्थर फेंके थे, अपने लोगों ने ही तकलीफें दी थी। लेकिन वही बात है, पत्थर का जवाब पत्थर नहीं होता, तकलीफ का जवाब तकलीफ नहीं होता। अगर आप तकलीफ का जवाब तकलीफ से देंगे, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे, तो दुनिया मजीद बुरी बनेगी। नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं करना। वैसा उस लेवल पे लेके जाके अपने हिसाब से दुनिया बदलनी है कि इनको अंदाजा हो जाए कि आप सही, आप हक रास्ते पे थे। वो औरत जो कूड़ा करकट फेंकती थी, उसकी खुद तीमारदारी करने गए। एक दिन जब आप उस काबिल, आप उस लेवल पे चले गए, आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस रुतबा दिया कि वही मक्का के लोगों को जब फतह किया, तो जब कादिर थे, जब आपके पास कंट्रोल था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ कर दिया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें जो सबसे बड़ी कड़ी मिलती है कि मुश्किलात आएंगी, तकलीफें आएंगी। जब आप ख्वाब बड़ा देखते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आसानी से पूरा हो जाए। लेकिन आपने अपने मकसद में जब चलना है तो जितना बड़ा मकसद सोचना है, उतनी ही बड़ी आपको कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये जो चीजें होती है ना, हमें ये लगता है कि ये किताबी बातें हैं, लेकिन ये किताबी बातें नहीं, ये हकीकत की बातें हैं जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निशानियों के लिए छोड़ी थी, हमें गाइडेंस के लिए छोड़ी थी। आज जब हम बिजनेस में स्टक होते हैं तो हम देखते हैं बिल गेट्स की तरफ, हम कहीं पे स्टक होते हैं, हम नेल्सन मंडेला को देखते हैं, गांधी को देखते हैं, जिन्ना को देखते हैं। लेकिन यार जो हमारे पास सबसे खूबसूरत मिसाल है वो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि उन्होंने कदम कदम पे हमें गाइड किया कि जब कोई मकसद लेके चलते हो, जब लाइफ में कहीं पे कुछ चलते हो तो कुर्बानियां देना पड़ेंगी, तकलीफें देना पड़ेंगी। लेकिन हमारा इशू पता क्या होता है कि जब भी हम कुर्बानियां देने लगते हैं तो हम समझते हैं कि दुनिया का और मेरा मुकाबला है, मैंने दुनिया को नीचे साबित करना, मैंने दुनिया को बुरा साबित करना, कि देखो जी तुम गलत है मैं सही था। नहीं, आप दुनिया को गलत नहीं साबित करें, आप अपने आप को ठीक साबित करें ताकि दुनिया आपको फॉलो करे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बुरा नहीं बोला था, उन्होंने दुनिया को बोला जैसे तुम हो तुम वैसे हो, एक दिन जिस रास्ते पे मैं हूं मैं प्रूव करूंगा वो रास्ता ठीक है और तुम लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो वही हुआ। तो जिस सफर का आगाज किया तकलीफ वाला सफर था, मुश्किलात वाला सफर था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा तकलीफें देखी। जो लोग मुझे डीप डाउन जानते हैं उनको पता है यूके के अंदर आके मैंने कितनी रातें ऐसी फ्लैट आउट गुजारी हैं, बगैर पानी के, बगैर खाने के, बगैर बिस्तर के, रोडों पे सो के रातें गुजारी। लेकिन वही बात होती कि जब आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये कुर्बानियां देना पड़ेंगी। इन कुर्बानियों की बेस पे अगर आप रोना धोना शुरू कर देंगे ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपने मुझे क्यों इन तकलीफों में डाला, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम्हें मेरी हिकमत पे यकीन नहीं है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं तुम्हें नहीं तकलीफ देता, तुम्हारे यकीन तुम्हें तकलीफ देता। अगर तुम्हारा यकीन कामिल है ना तो मैं तुम्हारा हर जगह पे तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा।
वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं, वो किस तरह इंसान को तकलीफ दे सकते हैं। तो जब आपका यकीन कामिल होता है ना, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी भी आपका रास्ता, आपका हाथ नहीं छोड़ते, आपको अपनी मंजिल मिलती है। तो मेरा हमेशा ये यकीन है कामिल था। ये यकीन बनने में बहुत टाइम लगा, ऐसा नहीं कि शुरू से ये यकीन था। डाउट्स भी आते हैं, तकलीफें भी आती हैं, इंसान बेसब्रा भी हो जाता है, बेशुक्रा भी हो जाता है। लेकिन जब यकीन बना, तो फिर कहा कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फल तुमने लगाना, मेहनत मैंने करनी है। मेरा काम है कि किसी भी मामले में मैं गिव अप नहीं करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला तूने मेरा साथ देना है कि मुझे उस लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि मेरा मकसद क्या था कि अपने लिए नहीं, लोगों के लिए कुछ करना, इंसानियत के लिए कुछ करना, अपनी नस्लों के लिए कुछ करना, एक मुआशरे को बदलना, एक सोच को बदलना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम अच्छा मिशन लेके चलो और मैं तुम्हें कामयाब ना करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मसला ये कि मेरी जान, ये तकलीफें, ये परेशानी जितनी भी हमारी लाइफ में आती है ना, ये हमें अच्छे के लिए आते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तकलीफें भी काबिल लोगों के हिस्से में डालते हैं। कभी भी तकलीफें नाकाबिल या नाअहल लोगों के हिस्से में नहीं आती, हमेशा उनके हिस्से में आती जिनके अंदर काबिलियत होती है, जिनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ बड़ा काम करवाना चाहते हैं। तो हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला के भी यकीन कामिल था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी करवाएं, कहीं ना कहीं पे इंशाल्लाह एक ना एक दिन बेहतर लेके जाएंगे। आज भी हर रोज ये अपनी जात के साथ जंग लगी होती है कि कल से बेहतर होना, कल से बेहतर करना, आज कुछ मजीद बेहतर करना है। लेकिन अल्टीमेट गोल है कि इंसानियत के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करना। सिर्फ अपने लिए जिया तो क्या जिया। तो जब तक मेरी जान इंसान की लाइफ में मकसद नहीं है, सिर्फ अपने लिए जीना, एक छोटी सी नौकरी हासिल करनी, बस एक रूटीन की लाइफ गुजारनी है, तो फिर आप बहुत छोटा सोचते हैं। फिर तकलीफें भी आती तो उनमें आपको कोई हिकमत नजर नहीं आती, बल्कि आप विक्टिम मेंटालिटी डेवलप कर लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे ऊपर ही तकलीफें क्यों लेके आ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तकलीफों के जरिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं तुम्हें ले की भी आजमाता हूं, मैं तुम्हें दे की भी आजमाता हूं। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस आजमाइश को कैसे लेते हो। सर, बिल्कुल आपकी बात से मुझे कुरान मजीद की एक आयत याद आ रही है कि कुछ नहीं मिलता सिवाय उसके जिसके लिए इंसान कोशिश करे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो मेहनत करते हैं, जो कोशिश आप करते हैं और जो आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्किंग करते हैं, तो आपको कामयाबी मिलती है। अगर आप मेहनत ही ना करें और कोशिश ही ना करें और आप कहें कि हम भी बस कामयाब हो जाए जिस तरह के बाकी लीडर्स हैं, मैं भी ऐसा बन जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल हालात से, बहुत बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और आपको अपने मिशन, अपने ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए चलना पड़ता है। वही बात हुई कि अगर आप जस्ट जॉब की तरफ ही महदूद होकर रह जाएँगे कि आप सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, बस जॉब की टेंशन होती है और उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि जो है फिर कामयाब नहीं होती। लेकिन अच्छा, जैसे कि आपका ताल्लुक जो है बिज़नेस से भी है, सो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कुछ लोग जो समझते हैं कि जॉब्स और बिज़नेस, मोस्टली लोग जॉब्स की तरफ जाते हैं, बिज़नेस की तरफ इनका ध्यान बहुत कम होता है। इनका ध्यान बहुत कम होता है। तो जॉब्स और बिज़नेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? और सबसे बेस्ट जो है, क्योंकि बिज़नेस के ज़रिए आप जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट भी करते हैं और इसमें मेरा जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसमें आपके रिस्क का हिस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है बिज़नेस में और भी इस तरह की। सर, इसको ज़रा डिफाइन कीजिएगा जॉब्स और बिज़नेस का, आप इसमें जो रिलेशन है और इसमें जब सबसे बेस्ट जो अपॉर्च्युनिटीज़ की कोशिश हमें करनी चाहिए वो क्या है? तो इसके बारे में बताइए। देखिए पता क्या होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया, उसकी कोई रीजन है। हर इंसान की हुँ, कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, हर इंसान का सोचने का स्टाइल डिफरेंट है और हर इंसान की कैपेसिटी डिफरेंट है। कोई इंसान एक जैसा नहीं है, हर इंसान डिफरेंट है। अगर हर इंसान ये सोच ले कि मैंने बिजनेस ही करना है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर नौकरी करने वाले कहाँ पे मिलेंगे। अगर हर इंसान ये सोच ले कि मैंने सिर्फ नौकरी करी, तो बिजनेस करने वाले कहाँ से मिलेंगे। हमें अपनी कैपेबिलिटीज को रियलाइज करना, हमें लोगों को फॉलो नहीं करना कि वो जैसा कर रहा मैं भी वैसा करूंगा। जब हम इस चक्कर में लग जाते हैं ना, जैसा वो कर रहा है मैं भी वैसा करूंगा, तो हम अक्सर फेल होते हैं। आपने अपनी कैपेबिलिटीज को देखना कि मेरी कैपेबिलिटीज कहाँ पे है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अगर देखें, उन्होंने तिजारत की थी, ठीक है, लेकिन हमने अपनी कैपेबिलिटीज को देखनी है। हर इंडिविजुअल की डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती है और ये विद इन हर इंसान का एक हक है। कई इंसान होते हैं वो रूटीन में चाहते हैं कि यार मुझे इतना पैसा मिल जाए जिससे मेरे घर का खर्चा चल जाए, मेरा खानदान कंफर्टेबल माहौल में रहे, मेरे लिए इनफ है। लेकिन कई लोगों के अंदर हंगर ज्यादा होती है, जो कहते हैं नहीं, दे डोंट सेटल, कहते हैं नहीं ये मेरे लिए काफी नहीं, मुझे और कुछ करना, मुझे और कुछ करना, मुझे और कुछ करना है। तो ऐसे इंसान जो है वो अल्टीमेटली वो सेटल नहीं होते और बिजनेस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो इंसान को पता होना चाहिए कि क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटीज हैं या नहीं है।
क्योंकि बिजनेस के लिए जो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है लीडरशिप स्किल। अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है तो फिर आप बिजनेस के अंदर चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें, क्योंकि पाकिस्तानियों में और इंडियन में या बाकी दुनिया में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, पाकिस्तानी हमारी जो जहनीत है ना, हम बिजनेस बनाते हैं, हम कंपनीज बहुत कम बनाते हैं। और इंडिया में या अमेरिका में जो एंटरप्रेन्योर है वो कंपनीज बहुत बनाते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? पाकिस्तानियों में एक थोड़ा सा हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, हम कंट्रोल को बड़ा पसंद करते हैं। हम चाहते हैं मैं हर चीज का इंचार्ज हूं, अगर मैं बॉस हूं ना या मैं कंपनी का ऑनर हूं, आई शुड बी इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप होती है लूजिंग कंट्रोल। अपना कंट्रोल आपने लूज कर देना, आपने डेलीगेशन करनी है, लोगों को पावर देनी है, अपने आप को बैकएंड पे ले जाना। लीडरशिप होती क्या है? लीडरशिप का काम है एम्पावरमेंट करना, दूसरों का एम्पावर करना। अगर मैं अपनी कंपनी के अंदर एक छोटे छोटे मुलाजमों को बता रहा हूं कि तुमने ये काम कैसे करना, ये काम कैसे करना, तो टेक्निकली मैं गुलाम पैदा कर रहा हूं, मैं स्मार्ट लोग नहीं पैदा कर रहा है। ऐसे ऐसे मुआशरे में गुर्बत भी ज्यादा बढ़ती है और ऐसे मुआशरे में गुलाम दर गुलाम पैदा होते हैं। ठीक है, हमारा एज ए लीडर क्या काम है? एज ए लीडर हमारा काम है कि दूसरे लोगों की सक्सेस। देखिए, मैं किसी फॉर एग्जांपल आज मैं पाकिस्तान के अंदर अपनी सोशल एंड डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी, इस टाइम पे हम 5 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर चला रहे हैं। मैं अपने डिजाइनर्स को या मैं अपने मार्केटिंग करने वाले बंदों को क्या समझाऊं कि तुमने कैसे काम करना है? अगर मैं उनको बताऊंगा तो उनकी मुझे जरूरत नहीं है। एज ए लीडर मेरा रोल क्या है? उनके पीछे खड़े रहना, उनको बोलना परफॉर्म तुम लोगों ने करना है। मैं सिर्फ तुम्हें इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, तुम्हें घर में मसला, तुम्हें घर में कोई तकलीफ है तो मेरे साथ खुल के डिस्कस करो। मैं तुम्हारी जात को लुक आफ्टर करने के लिए, काम को तुमने लुक आफ्टर करना है। हमारी लीडरशिप का स्टाइल क्या है? हम कहते नहीं नहीं तुमने ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, तुमने ये नहीं करना वैसा करना। तो उस चक्कर में क्या होता है कि लोग कभी एम्पावर नहीं होते। तो हमारे यहाँ हमें एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर जो है इसको इनकरेज करना है। जितना अमेरिका के अंदर जो सही मानों में चेंज आई वो 70s के बाद आई है। वो तब आई जब वहां पे एकदम से एंटरप्रेन्योरशिप का जो सिस्टम है ना, वो एकदम से बहुत ग्रूम हुआ है। जब एंटरप्रेन्योर का सिस्टम बहुत ग्रूम करता है ना और आप कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग कल्चर लेके आते हैं, द कल्चर इज नॉट रिवॉल्व अराउंड पर्सनैलिटीज, इज रिवॉल्व अराउंड ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जी सेठ साहब को ये चीज पसंद नहीं तो पूरी कंपनी में ऐसा नहीं होगा। सेठ साहब का मूड आज ठीक नहीं है तो मजाल है किसी को तनख्वाह मिल जाए। मतलब हर चीज हमारे मूड के हिसाब से चलती है। जो बाहर डिफरेंस है, सिस्टम्स बनते हैं। हम ये गोरे सिस्टम बनाते हैं। आज बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, ये जितने भी पावरफुल है ना, कंपनी के सामने ये भी जीरो हो जाते हैं। जब आप प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम लेके आते हैं और आप सही सिस्टम क्रिएट करते हैं तो आप लोगों को एम्पावर करते हैं। चाहे वो फिर जॉब्स भी करते हैं ना तो अपनी जॉब्स को एंजॉय करते हैं। आज गूगल के अंदर इतना जबरदस्त कल्चर, मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ एंगेज हूं, इतना जबरदस्त कल्चर है कि उनके एम्प्लॉय प्राउड फील करते हैं कि हम इनके साथ काम करते हैं। क्योंकि गुलामाना जहनीत नहीं पैदा की जा रही, उनको फ्रीडम दिया जा रहा है। घर से काम करो, शॉर्ट्स पहन के जो मर्जी करो, एज लॉन्ग एज यू आर क्रिएटिव, एज लॉन्ग एज यू आर एडिंग वैल्यू, यू आर कूल। तो प्रॉब्लम, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, ना जॉब में इशू है ना एंटरप्रेन्योरशिप में कल्चर है, सॉरी प्रॉब्लम है, और ना ही बिजनेस के अंदर चक्कर है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है हर बंदे को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देखना चाहिए कि उसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है। नंबर 2, हमें एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को स्ट्रॉन्ग करना है। जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर हमें पर्सनैलिटीज की बजाय सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। जब सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा ना तो फिर लोग चाहे जॉब हो चाहे कोई भी चीज हो उसको एंजॉय करें, क्योंकि उनको पता है सेठ साहब के मूड के हिसाब से चीजें नहीं चल रही, चीजें चल रही जैसा कंपनी का पूरा सिस्टम है, जैसा प्रोटोकॉल है। ओके सर, ऐसा है कि अगर हम बात करें, आप जैसे आपने जैसे बताया कि सिस्टम से जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। अगर सिस्टम ना हो, पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि लोग बिजनेस तो बना लेते हैं लेकिन उन बिजनेस में सिस्टम नहीं होता। बिल्कुल हाजी साहब, शेख साहब के मूड के मुताबिक आपको सैलरी मिलेगी, कभी 10 को मिल रही, कभी 20 को, कभी 15 को। तो वो अपने बिजनेस को, अपने जो एम्प्लॉयज को ना सेटिस्फाई कर पाते हैं, ना अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। तो बिल्कुल हमें सिस्टम को एक तो स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि अंदर आपके हैं क्या, आपकी स्किल्स क्या हैं। अगर आपको स्किल्स का आइडिया हो जाए तो फिर आप बेहतर आइडिया लगा सकते हैं कि क्या आप बेस्ट जॉब कर सकते हैं या बिजनेस। तो इसीलिए सर हमें आपकी सपोर्ट और हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। हम पाकिस्तान यूथ ट्रेनिंग सोसाइटी से एक ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें लाइफ स्किल के नाम से, जिसमें कोर्स के नाम से, जिसमें हमारे
جو ٹیم ہے, اس کے علاوہ جو جتنے بھی لوگ اس کو جوائن کریں گے, ایک تو ان کی سکلز کے بارے میں ان کو اپنے بارے میں آئیڈینٹیفائی ہو جائے, اور دین ہم بزنس ٹریننگ دیں گے, بزنس آئیڈیاز کو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے, کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. کیونکہ پاکستان میں میرا جو خیال ہے کہ لوگ زیادہ تر پریشان ہو جاتے ہیں فائنانس کو سوچ کر, کہ فائنانس اگر نہیں ہے تو آپ بزنس نہیں کر سکتے. لیکن سر میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے, جو کہ میں اس چیز پہ ورکنگ بھی کر رہا ہوں, کہ اگر آپ کے پاس ڈیووشنس ہیں, آپ کے پاس سکلز ہیں, تو آپ وداؤٹ فائنانس سوشل میڈیا کے ذریعے, ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اپنا ایک بزنس, اپنا ایک آئیڈیا جو ہے, اسٹارٹ اپ جو ہے وہ ڈیولپ کر کے آپ بڑے ایک اچھے بزنس اور سسٹم کی طرف جا سکتے ہیں. تو آج کل کافی یوتھ جو ہے اس چیزوں پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس لائف میں ہی وہ اپنی ورکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دوں, میری ایک کلاس فیل تو فرا نام تھا ان کا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈفرنٹ قسم کے ڈریسز مارکیٹ میں جا کے اس کی پک بنا کے بات کی تھی. سر پاکستان یوتھ ٹریننگ سوسائٹی کو بنانے سے پہلے نا, ہمیں جو سب سے بڑی ڈیفیکلٹی کے سر سامنا کرنا پڑا وہ یوتھ ٹریننگ سوسائٹی تو تھی, پاکستان یوتھ ٹریننگ سوسائٹی. لیکن ہمیں جو ڈیفیکلٹی کے سامنا کرنا پڑا کہ یوتھ کو جو ہم لے کے چلتے ہیں, تو یوتھ کی ایج کیا ہے. کافی جو سوسائٹیز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی 20 سال کی, 22 سال کی, لیکن ہم نے سر ایج کا جو پرابلم ہے وہ مکمل طور پہ ریموو کر دیا. ہم نے کہا کہ پاکستان کی یوتھ صرف وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے, یوتھ کے لیے خود کچھ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, وہ ہماری یوتھ ہیں. اس کا تعلق ایج سے نہیں ہے. سو ہمارے جو ممبرز ہیں وہ ایجز میں کے حساب سے نہیں, اس میں 40 ایئرس کا بھی ہے, 50 ایئرس کا بھی ہے, اور ہم مل کے اس کو کام کر رہے ہیں یوتھ بن کے. اور سر آپ بھی یوتھ میں شامل ہیں, آپ بھی ہماری یوتھ کا حصہ ہے. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. تو کیونکہ اب آپ نے ایک باؤنڈری سیٹ کر دی ہے, اور میں یہاں پر یوتھ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایج از اے نمبر, یوتھ از این ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کے سب جوانی نہ بھولیں, اور جوانی میں رہ کر اپنی دانائی کا استعمال کر کے بہتر نتائج حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کریں. تو تعارف اس طرح سے ہے کہ میں نے میٹرک 1972 میں کیا, اور میٹرک تک 11 اسکول بدلے. اور اعجاز آپ کہیں نہیں جا رہے, آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے, ورنہ میں بات نہیں کروں گا. میں بتا رہا ہوں, میں چپ ہو جاتا ہوں. میں تو آپ سے مخاطب ہوں, اور آپ کے ذریعے میں وہ ہوتا ہے نا, میں چاند ہوں, تو سورج ہے, اور وہ ستارے ہیں جو سن رہے ہیں. سر ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, بعد آپ میں کہیں تو نہیں جا سیٹنگ رہے. کر رہا تھا, میں آپ کے ساتھ ہوں. ہاں ہاں, تو سر آپ کے ساتھ سیٹنگ ہوں. کرتا رہے, میرے ساتھ شرارت نہ کر, بس تو رہے گا میرے ساتھ. تو اوکے سر, ڈن ہو گیا, ڈن کہنے ہو کا گیا. مقصد یہ ہے کہ میٹرک 72 میں کیا تھا, تو میٹرک تک 11 اسکول بدلے تھے, اور 5 شہر, جس میں جنیوا, ڈھاکہ, لاہور, کراچی, گھوڑا گلی اگر آپ شامل کر لیں, تو آپ تصور کر لو کہ کیا دماغ کا حال ہو گیا ہوگا. کمفرٹ زون نام کی کوئی چیز نہیں رہی. پھر اس کے بعد ایز اے فیملی, میں آئی ایم ون آف 4 سبلنگز, ہم برطانیہ چلے گئے, وہاں لندن میں رہنا شروع کیا, اور او لیولز اے لیولز کر کے مجھے پڑھائی کا اب شوق نہیں رہا, تو میں نے نوکری شروع کی بینک میں. تو میں نے اپنا کریئر کا آغاز 18 سال کی عمر میں شروع کیا تھا ابو دھابی میں, اور وہ ایک انٹرنیشنل بینک تھا, اور میں کیونکہ نیا تھا تو انہوں نے مجھے مینجمنٹ ٹرینی بیچ میں ڈال دیا, جس میں گریجویٹس ہوا کرتے تھے. اور وہاں 1 سال میں نے کام کیا ابو دھابی میں. لندن کیونکہ فیملی رہتی تھی, تو میں جب لندن چھٹیوں پہ آیا, انہوں نے مجھے لندن پوسٹ کر دیا, اور پھر وہیں پر میں رہا 14 سال. تو اس عرصے میں شادی بھی ہوئی, اس عرصے میں MBA بھی کیا, اس عرصے میں حج کا شرف حاصل ہوا 85 میں. اور جب میں واپس پاکستان آیا ہوں, بینک میں نے چھوڑ دیا تھا 1990 میں, کنسلٹنگ میں قدم رکھا. میکنزی اینڈ کمپنی کے کچھ ایسوسیٹس تھے جنہوں نے ایک بوٹیک آپریشن شروع کی تھی, ان کے ساتھ 1 سال میں نے گزارا, کیونکہ بینکنگ ایکسپیرینس MBA کمبائن کر لے تو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے پاکستان آنے کا سوچا, اور 91 میں جب میں یہاں آیا تو اتفاق سے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا میدان کھلا ملا. اور سول سوسائٹی میں تو یہ ہو ہی نہیں رہا تھا. آرم فورسز میں, آپ کی بیوروکریسی میں تو ٹریننگ کا سلسلہ تھا, اور چند مخصوص طبقوں میں ٹریننگ ہو رہی تھی. لیکن جو ہم آج بات کر رہے ہیں, اور جس نوعیت کی باتیں ہم سن بھی رہے ہیں, اس کے اندر کامیابی کے گر, لیڈرشپ اور انٹرپرنرشپ اور اسٹارٹ اپس میں کون کون سے تقاضے ہوتے ہیں,
और मनी मैनेजमेंट की जैसे बात अभी थोड़ी देर पहले अली आसिफ कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने रिच डैड पुअर डैड की किताब का रेफरेंस दिया, बल्कि रॉबर्ट कियोसाकी की किताब 97 में पब्लिश हुई थी, एंड आई वुड रेकमेंड कि सब के सब इस किताब को पढ़ें। और ये जो अपने हिस्से का दिया जलाना है वो उसी वक्त होगा जब हम अपना दिया जलाएंगे। तो जरूरी है कि हम रीडिंग डेफिनेटली करें। और ये सोशल चेंज जो जिसकी तरफ इशारा किया और ये बताया कि हमारे मुआशरे में जो बेहतरी आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि आप जैसे लोग जैसे PYTS एंड एजाज एंड खुर्रम इरशाद एंड अदर्स जो आप काम कर रहे हैं वो यही है ना, शेयरिंग। और मैं कहता हूँ बड़े मजे की बात है कि जब आप बांटते हैं खुशियों को तो ये दोबाला हो जाती हैं, और जब आप गम को बांटते हैं तो वो आधे हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया एक गम में है। ये जो कोविड है उसने ऐसा टीका लगाया है कि सारे मुतासिर हुए, क्योंकि सारे मुतासिर हुए हैं तो हमें इतना सदमा नहीं हुआ क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। सब इसमें पिट रहे हैं। कासे लगाकर मार्केट में उतरता है और फायदे की चीज लेके पहुंचता है और वो फिर उसको बयान करता है, उसकी इफादियत, और फिर लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। अब इसके अंदर जरूरी क्या है कि जैसे उन्होंने कहा, अली आसिफ को मैं सुन रहा था, बहुत प्यारी बातें कर गए। उन्होंने कहा कि देखिए आपको एक जीती हुई सोच के साथ जाना है, हारी हुई सोच के साथ बात नहीं करनी, और वो जो मिन्नत समाजत वाला सिलसिला बिल्कुल नहीं लाना, और गुर्बत इज अ स्टेट ऑफ माइंड उन्होंने कहा। आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट एंड आई फील दैट कॉन्फिडेंस जो है वो एक एंटरप्रेन्योर का वो है, क्या कहते हैं, जेवर, कॉन्फिडेंस। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो खतरनाक है, अंडर कॉन्फिडेंस खतरनाक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? तो मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आए, तो कहते हैं जी नॉलेज। मैंने कहा ये कैसे, इल्म से आपको कॉन्फिडेंस कैसे मिल गया? कहते हैं जी जब पता होगा तो मैं उसके बारे में बात कर सकूंगा। मैंने कहा अच्छा, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि जितना इल्म हम हासिल करते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हमें कितना कम आता है। Knowledge is inversely proportionate. The more you know, the more you realize how little you know. तो जब आपको इसका एहसास हो जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा? तो पता ये चला, जो मैंने कम से कम अपने मुताले में और रिसर्च में देखा है, कि कॉन्फिडेंस का राज सच्चाई है। और मेरा जो पहला कॉन्ट्रैक्ट पाकटेल के साथ 91 में, वो किस बात पे हुआ? वो इस सच्चाई पे हुआ। वो किस तरह कि जुबैरी साहब मरहूम वो जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी 91 में। मुझे पाकिस्तान आए हुए 2 दिन हुए थे, 20 साल के बाद। मुझे ना इस मुल्क का पता, ना मुझे इसके कल्चर का पता, ना मुझे टेक्नोलॉजी का पता। तो मुझसे वो जुबैरी साहब पूछते हैं कि कामरान ये बताइए कि पाकिस्तान में 29 कंपनीज को फोन कार्ड लाइसेंसेस ग्रांट किए गए हैं, आपकी राय में इनका मुस्तकबिल क्या है? अरे सवाल तो बड़ा फिट था, और ये मेरी पहली मुलाकात हो रही है। तो मैंने जुबैरी साहब से कहा कि हजरत सवाल आपका बहुत हसीन है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं। ले, ये आप कंसल्टेंट हैं और आपको ये नहीं पता? मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं पता। ये मैं कर सकता हूं कि अगर आप मुझे कमीशन कर दें, मैं 3 महीने के अंदर अपनी रिसर्च करके आपको एक रिपोर्ट दूंगा और उसके एवज इनवॉइस भी दे दूंगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो कहते हैं तुम पहले शख्स हो जिसने गोली फिट नहीं, तुम पहले शख्स हो जिसने गोली नहीं फिट की। तो एंटरप्रेन्योर्स को भी सच्चाई का दामन था, क्योंकि देखिए मैं बताऊं, सेल्स का पहलू, मार्केटिंग का पहलू एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप्स में बड़ा जरूरी होता है। ये सेल्स का शोबा बदनाम क्यों हुआ? जब ये लतीफे चल पड़े कि यार जो शख्स गंजे को कंगी बेच दे, यानी जो शख्स एस्किमोस को बर्फ बेच दे, जो शख्स अरबियों को रेत बेच दे, तो यार हम सेल्स के साथ क्या मजाक कर रहे हैं? सेल्स इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। एंड नोबिलिटी कहां से आती है? कि आप लोगों की जरूरत समझें और उस जरूरत को पूरा करने के लिए इंतजाम करें, कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेके आए जिससे वो जरूरत पूरी हो और उसका जायज मुनाफा कमाएं। और आप ये देखें कि पाकिस्तान में जितने मसाइल हैं, हर मसला एक जरूरत को जन्म देता है।
تو مجھے اب یہ بتا سکتا ہے کوئی کہ پاکستان میں جہاں اتنی نیڈ ہو وہاں تو اسٹارٹ اپس کی چاندنی ہے جی، عید ہے. اب سوال تو یہ نہیں ہے کہ کام کہاں ملے گا، کام تو ہر طرف سے چیخ رہا ہے مجھے چاہیے، کسی کو یہ حل چاہیے، کسی کو وہ حل چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ میں کس مرض کی دوا بنوں، امراض تو بہت سے ہیں. اینڈ دیٹ فوکس از ویری ویری نیسیسری. ہمیں اپنے فیشن کے ٹرینڈز میں نہیں جانا. میں تو یہ سمپلی کہوں گا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ لیڈرشپ کا آغاز ہوتا ہے سمت کا تعین. اب سمت کا تعین ہوتا ہے جب آپ پورے میپ کو دیکھتے ہیں کہ یار پاکستان میں پرابلمز کون کون سے ہیں. تو آپ کیٹیگریز میں اگر دیکھیں تو ایجوکیشن کے اندر بے شمار ہیں، آپ اگر سینیٹیشن اور ہائیجین میں دیکھیں تو بے شمار ہوں گے، اگر آپ گورننس میں دیکھیں تو بے شمار ہوں گے، اگر آپ کسی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کم از کم نہیں تو 500 آئٹم نکال سکتے ہیں. ان 500 آئٹم میں سے آپ کا چیلنج یہ ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے وہ کس پرابلم کو حل کرنے کے لیے لگا ہے. سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تقریباً ہر شعبہ زندگی میں میں نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے، اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک پوٹینشل ہے، وہ لے کے اس دنیا میں آیا ہے. ایسے نہیں آیا خالی پیلی. یہ نہیں ہے میڈ ان جاپان یا میڈ ان کوریا. یہ انسان جو ہے میڈ ان ہیون بائی گاڈ. اینڈ اللہ کی کارخانے میں غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، اور ہمیں ایسے بیہیو بھی نہیں کرنا کہ ہم کسی کی بنائی ہوئی غلطی ہیں. ہمیں فخر محسوس کرنا ہے کہ ہم انسان ہیں اور کتے نہیں ہیں. لیکن کتے والی صفت اگر آ جائے انسان میں تو کتنے شرم کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. تو لیڈرشپ، بینگ اے لیڈر والا جو موضوع ہے جی، میں یہ کہوں گا کہ اس سے بہتر موضوع کوئی نہیں ہو سکتا، بیکاز ہر شعبہ زندگی میں لیڈرشپ درکار ہے. آپ کلاس روم میں مانیٹر بن جاتے ہیں، آپ کو لیڈرشپ ملتی ہے. آپ سپورٹس میں کپتان بن جاتے ہیں، آپ کو لیڈرشپ ملتی ہے. آپ اپنے گھرانے میں ابو بن جاتے ہیں، آپ کو لیڈرشپ ملتی ہے. تو لیڈرشپ کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست میں بھی لیڈرشپ ہے، اداروں میں بھی لیڈرشپ ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ لیڈرشپ کو اگر سمجھنا ہے تو پھر فالوورشپ سمجھیں. ہر وہ شخص جو اچھا فالوور ہے وہی ایک اچھا لیڈر ہو سکتا ہے. اور جو شخص انا کا شکار ہو جائے اور کرسی کا وہ شوق رکھتا ہو کہ یار مجھے عہدہ چاہیے، طاقت چاہیے، تب میں لیڈرشپ کر دوں گا، اور جب میں آرڈر دوں گا تو لوگ مجھے فالو کریں گے، اس طرح قطعاً لیڈرشپ نہیں آتی. ایک فارمل پوزیشن ضرور ہو سکتی ہے، آپ کے اختیارات ہو سکتے ہیں، آپ کے ماتحت لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ لیڈرشپ نہیں ہے. وہ آپ کی ایک فارمل پوزیشن ہے. آپ کو سارجنٹ ان آرمز بنا کے کسی کو بھیج دیا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ان لوگوں کو لیڈ کریں. لیڈرشپ ہوتا ہے دلوں کو جیتنا. لیڈرشپ ہوتا ہے لوگوں کی صلاحیتوں کو جاننا اور ان کو پلیس کرنا اس انداز سے کہ وہ اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کر سکیں. لیڈرشپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آپ سے طاقت لے کے اور طاقتور ہوں. لیڈرشپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گرو کرنا چاہتے ہیں، اپنے عزائم رکھتے ہیں، تو آپ اس خواب میں دوسروں کو شریک کرنا سیکھیں. تو لیڈرشپ کے بے شمار ایسے پہلو ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اس سے بہترین مثال آپ کو مل ہی نہیں سکتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. اس سے بہتر مثال آپ کو کہیں نہیں مل سکتی. آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للمسلمین نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو وہ تو قرآن سے ہی ملنی ہے، اور قرآن سمجھنا ہے تو پھر صاحب قرآن سے سمجھنا ہے. تو جو ہم میں سے مسلمان ہیں ان کے لیے تو میں یہ پیغام دوں گا، اور جو ہم میں سے مسلمان نہیں ہیں میں یہ کہوں گا کہ کردار سے کوئی فرار نہیں ہے لیڈرشپ کا. لیڈرشپ کا تعلق کردار سے ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ کردار کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم قول اور فعل میں تضاد کریں. قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم صادق اور امین کا دامن چھوڑیں. صداقت بھی دکھانی ہے، امانت بھی دکھانی ہے، قول اور فعل میں یکساں رہنا ہے. اچھا، اب میں جب یہ کہتا ہوں تو یقین جانے اکثریت یہ کہتی ہے یہ سب نہیں ہوتا جی، یہ کہنے کی باتیں ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر ہمارا قول اور فعل ایک ہو گیا تو ایسی جوتی اڑ کے آئے گی، نوکری سے جائیں گے. سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کہنے کو خیال اچھا ہے. ارے بھائی، تو یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں بیماری آ گئی ہے، پریکٹیکل ایک لفظ ہے جس کا لبادہ اوڑھ کر ہم اتنے گندے کام کرتے ہیں، میں کیا بتاؤں. یعنی کہیں گے کچھ کریں گے کچھ.
کیونکہ دادی اماں نے یہ کہا تھا دیکھو نوکری کی تے نخرا کی. اچھا بھائی اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے اور تم اس کو برداشت کر رہے ہو تو تم اس زیادتی کو تو فروغ دے رہے ہو. تو جو شخص زیادتی کو فروغ دیتا ہو وہ بھی تو پھر اکمپلس ہو گیا اس زیادتی میں. تو میری گزارش آپ سب سے یہ ہے نوجوانوں سے کہ دیکھو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے ہیں. کووڈ کو لوگ کہتے ہیں آفت, میں کہتا ہوں کووڈ سے بڑا موقع آپ کو نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوائے ہدایت کے اور رحمت کے اور کچھ نہیں ملتا ہمیں. کووڈ از ناٹ اے زحمت, کووڈ از ناٹ سم تھنگ وچ از اے پنشمنٹ. کووڈ از این اپرچونٹی فار us ٹو بیکم بیٹر ہیومن بیئنگس. اور جس دن ہم ایک بہتر انسان بنیں گے ہم بہتر لیڈر بنیں گے, اور نہ صرف بہتر لیڈر بنیں گے لیکن بہتر لیڈرز کے ساتھ کام کریں گے. تو انٹرپرینورشپ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ثواب زیادہ ہے, نوکری سے زیادہ ثواب ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جو تاجر طبقہ ہے وہ اس لیے زیادہ ثواب کماتا ہے کیونکہ رسک لیتا ہے, اور جب وہ رسک لیتا ہے تو وہ کر کیا رہا ہے کہ وہ اپنے اثاثے لگا کر مارکیٹ میں اترتا ہے اور فائدے کی چیز لے کے. بیکاز ہوتا یہاں یہ ہے کہ یا تو اس پرابلم پہ کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم کام کر رہی ہے, آپ ان کا ہاتھ بن جائیں, ان کا بازو بن جائیں, ان کے کام میں شدت لے آئیں اپنے جذبے کے ساتھ, اپنی صلاحیت کے ساتھ, اپنے عزم کے ساتھ. یا اگر کوئی اس پہ کام نہیں کر رہا شروع ہو جائیں, اپنی دکان کھول لیں. تو جب میں نے یہ کام شروع کیا, میں بھی تو ایک اسٹارٹ اپ ہوں اور آج بھی ایک اسٹارٹ اپ کی تصور کرتا ہوں, بیکاز آپ دیکھیں نا دنیا کتنی تیزی سے چینج کر رہی ہے. تو سر لیڈرشپ begins with direction, leadership also begins with responsibility. ذمہ داری اتنا بھاری لفظ ہے, وزن ہے اس میں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داری کہہ دینا تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, اور جو سن رہے ہیں وہ کہیں گے یار یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے. لیکن ذمہ داری کا عملی شکل یہ ہے کہ جب میں کسی چیز میں ناکام ہوں تو میں کسی کو بلیم نہ کروں. کامران آپ لیٹ کیوں آئے؟ سر وہ اصل میں گاڑی پنچر ہو گئی تھی, لیڈرشپ گئی. کامران صاحب آپ سے یہ کہا تھا کہ رپورٹ ہمیں فلاں تاریخ تک بھیجیں, آپ نے اب تک کیوں نہیں بھیجی؟ سر وہ اصل میں نے سینڈ کی تھی, وہ ان باکس میں آؤٹ باکس میں رہ گئی. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لیڈرشپ سے فرار ہو رہا ہے. لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ خود کو بلیم کریں نہ کسی اور کو بلیم کریں. اگر کوئی نشاندہی ہو جاتی ہے, کوئی چوک ہوتی ہے, بھی انسان کیا ہے, غلطیوں کا پتلا ہے. اگر غلطیوں کا پتلا ہے تو آپ سے غلطی ہوگی. اس کا اقرار کرنا, اس کی ذمہ داری لینا اور اپنے آپ کو جواب دہ ٹھہرانا از دا اسٹارٹ آف لیڈرشپ. لیکن جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ آلودگی بھی تو ہمیں خراب کرتی ہے. اب اس ماحول میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, اکثر الزام تراشی. دیکھیں جی ہم آئے تھے تو ان کے دور میں یہ تھا. ارے بھائی ان کے دور میں جو بھی تھا آپ آئے کیوں اگر آپ کو یہ مسئلوں کا پتہ ہی نہیں ہے؟ آپ آ گئے, آپ نے کہا کہ ہم حکمرانی کریں گے, آپ حکمرانی کرو. مسئلے آپ نے انہیرٹ کر لیے, ابھی آپ کے ہو گئے, اب ان کے نہیں ہیں. دوسروں کی طرف اشارہ کرنا لیڈرشپ سے فرار ہے. اور جو ذمہ داری لیتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے, ترقی کرتا ہے, گرو کرتا ہے. اور جو ذمہ داری نہیں لے رہا وہ لیڈر نہیں ہے, سوال ہی نہیں رہتا. تو یہ لیڈرشپ میں بینگ اے لیڈر از اباؤٹ ریسپانسبلٹی, زیرو بلیم. یہ کلیئر ہو گئی بات. اب دوسری بات کیا ہے, ڈائریکشن. اب ڈائریکشن کہاں سے آتا ہے؟ ویژن. سر پیپل وداؤٹ ویژن پیرش. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مائنڈ از بلائنڈ, اگر مائنڈ بلائنڈ ہو جائے تو آنکھوں سے کیا کر لو گے؟ اور اگر بصارت نہ ہو, آنکھیں نہ ہوں لیکن دماغ روشن ہو, بہت کچھ کر جاؤ گے. کتنے نابینا ہیں جو کتنے بڑے بڑے کام کر گئے, اور کتنے ہیں جو بینائی رکھتے ہوئے سسک رہے ہیں ادھر ادھر. تو ویژن از وہ چیز, ہاں خاکہ بناتے ہیں آپ, اور اتنا حسین ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سوچتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے, آپ کو رات کی نیندیں جو چوری ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ بے بس ہو جاتے ہیں, یار یہ تو کرنا ہے, یہ اس کو تاخیر نہیں کرنی. ویژن از دیٹ. اب یقین جانیں اگر آپ خود
जैसे वही अली आसिफ को मैं सुन रहा था अपने बारी से पहले, जो उसने बात कही कि भाई if you haven't bought the idea yourself, how can you sell it to someone else? तो वो जो आइडिया लेके चल रहे हैं उसमें कशिश आपके लिए नहीं है तो दूसरे के लिए कहां से आएगी? और यकीन जाने लोग लाइनों में खड़े होते हैं अगर कोई मैच देखना हो, एक कशिश होती है। कितने टिकट्स, 30,000 40,000 लोग एक मैच के लिए 3 महीने पहले से बुकिंग कर रहे होते हैं। कशिश खत्म कर दें, कोई लाइन में लगेगा कभी? तो कोई ऐसा काम करो यार कि जिसका जिक्र करें आप तो लोग सुन के कहें हाँ वाकई ऐसा होता है। उबर कैसे चल पड़ा, करीम कैसे चल पड़ा, एयरबीएनबी कैसे चल पड़ा, Amazon.com कैसे चल पड़ा? ये सारे जो एंटिटीज हैं इन्होंने एक मसले को देखा और एक बहुत ही सहल हल निकाला और उससे आगे बढ़ गए। अली बाबा को देखें कहां से कहां पहुंच गया। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ई कॉमर्स की। टेक्नोलॉजी इज एन एनेबलर, यूज करें घर बैठ के। अब कामरान रिजवी साहब को कोई टेक्नोलॉजी का शौक नहीं है, लेकिन देता हूं मुझसे ये सब वीडियो शेडियो नहीं होता। आई स्वेयर टू गॉड दिस इज द हार्डेस्ट थिंग फॉर मी टू डू, टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। आई डोंट लाइक इट, लेकिन आई हैव टू लाइक इट बिकॉज हाउ एल्स आई रीच द ऑडियंस। फिर इसी तरह से मुझे बहुत 5 साल से लोग कह रहे थे यार कामरान भाई आप यूट्यूब चैनल शुरू करो, ये करो। मैं नहीं कर रहा था। मैं कहा यार वो करते होंगे, मैं नहीं कर रहा, मेरे पास इतना कुछ नहीं है, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत कुछ है। लेकिन अब जब पढ़ी तो कामरान साहब ने फौरन यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैंने शुरू तो किया है। फिर एक और चीज अली आसिफ ने बड़ी प्यारी कही, मैं इसलिए उसको क्या रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक अंडरलाइन करना होता है। कुछ चीजें जितनी दफा कहेंगे जरूरी है। ही सेड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। तो मुझे आज तक याद है कि 92 में जब मैंने पहली शख्सियत को अपनी टीम में हायर किया था तो हम एक मीटिंग पे गए और अब मीटिंग पे बीच लग्जरी होटल कराची, और वहां पर हम पहुंच गए 5:30, मीटिंग 6 बजे की थी। तो हम उनके बाग में टूर कर रहे थे, थोड़ा सा हमारे पास टाइम था, शाम का वक्त। हम वहां देख रहे हैं सूरज को ढलते हुए, और मुझसे मेरा कॉलीग पूछता है सर ये जो आपने काम शुरू किया है ये कब तक करने का इरादा है? ठीक है। तो मुझे फिल बदी याद है मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि यार मैं इस काम में तो अपना जनाजा उठता हुआ देख रहा हूं। ये अब तक याद है, और ये मैंने 30 साल पहले कहा था। अच्छा, ये इस काम से वफा ये है कि यार माँ की गोद से कब्र तक हमें सीखते रहना है। तो यार वो मैं जो भी जानता हूँ बहुत कम जानता हूँ। आप यकीन जाने जितना जानने को है, आप सिर्फ एक लफ्ज सर्च करें लीडरशिप, आप हैरान होंगे। 500 मिलियन एंट्रीज, 500 मिलियन से ज्यादा एंट्रीज हैं एक लफ्ज के ऊपर। तो मुझे अब ये बताएं कि कितना इल्म होगा। और फिर सूरह रहमान को ले आए बीच में, फबे ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान। हमारा मसला ये है कि इल्म की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसमें डूब रहे हैं। हम ये कह के कि यार इतना इतना इंफॉर्मेशन है, मेरे पास तो जिंदगी नहीं है सीखने के लिए। अरे पप्पू डायरेक्शन पकड़ ले और जो रेलेवेंट चीजें हैं वो उठा ले। इधर उधर जाओगे तो डूब जाओगे। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स हैं, नौजवान हैं जो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ना, कि यार डोंट फॉरगेट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इस साहिल पे खड़े हो, आपको उस साहिल पे पहुंचना है। किश्ती है, आप किश्ती पे बैठेंगे, आपको मंजिल पे पहुंचने पे फोकस करना है बस। और ये जो पानी है ये आपके लिए फैसिलिटेट करेगा, ये वो इल्म है जो आपको वहां पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपने इस पानी से प्यार कर लिया तो मंजिल गई और आप डूब गए। तो आपका मकसद एज ए लीडर है कि इस साहिल से उस साहिल पहुंचो, खैर से पहुंचो और इस इल्म के सहारे पहुंचो। लेकिन इस इल्म से प्यार कर लिया तो और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अगर दरख्त कलम बन जाए और अंदर स्याही बन जाए,
آپ اس کی تعریف لکھتے رہ جاؤ گے, درخت ختم ہو جائیں گے, سمندر خشک ہو جائیں گے, اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اب اس وسیع سمندر میں ہمیں ڈوبنا نہیں ہے, تیرنا ہے. اور تیرنے کے لیے سمت درکار ہے, فوکس درکار ہے, ڈسپلن درکار ہے, ویژن درکار ہے. اینڈ اٹس آل اباؤٹ بینگ اے گڈ فالوور, دین یو ول بیکم اے ویری گڈ لیڈر. اور دوسروں کو جب آپ کہتے ہیں نا طاقت دیں گے, دوسروں کو جب آپ گائیڈ کریں گے, دوسروں کے آپ سنیں گے, دوسروں سے مشورہ کریں گے, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنا آگے جا سکتے ہیں. اور یس دشواریاں آئیں گی, کٹھن دشواریاں نہ آئیں تو پھر آپ کے عزم کا کیسے ہمیں پتہ چلے گا, آپ کی کمٹمنٹ کا ہمیں کیسے احساس ہوگا. سچی بات ہے, جو چیز آزمائی نہیں جاتی ہمیں کیسے پتا کہ کوئی دعوے تو بڑے کرتا ہے, ذرا کھیل کے تو دکھا. تو جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پھر آپ دکھاتے ہیں نا اپنا رنگ. تو جناب میدان میں اترنا ہے, گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو پلیز ناکامی سے کبھی نہ گھبرائیں. جو شخص ناکام نہیں ہو سکتا وہ جیتنے کا حق بھی نہیں رکھتا. سر بیٹیں, مار کھائیں, تانے سنیں, گالیاں سنیں, جو مرضی, آپ کی نیت صاف ہو, آپ کوشش کریں, سیکھیں ان سے, اور آپ اپنے عزم پہ رہیں, کیونکہ جب ضرورت ہے تو اس کی پروڈکٹ اور سروس بنا کے پہنچیں. اور اگر صحیح معنوں میں رسائی نہیں ہو رہی تو سیکھ لیں. جتنی غلطیاں کریں گے اتنا سیکھیں گے, جتنی غلطیاں کریں گے اتنا سیکھیں گے, اور وہ جو لرننگ ہے وہ پھر آپ کو آگے کی زندگی میں بہت بہت کام آئے گی. تو یہ چند خیال تھے. میرے خیال سے میں نے 25 منٹ تو لے لیے ہوں گے یا اس سے زیادہ. تو میں چاہوں گا کہ اعجاز, آپ کی سماعت کی صلاحیت کو میں سالوٹ کرتا ہوں. سر نہیں, ہم ظاہر ہے سر, ہم سننا اس لیے چاہتے ہیں. ایک چیز جو پہلے بھی ڈسکس کی گئی تھی کہ اگر آپ ایز اے لیڈر یوتھ کو جو ہے اسکلز دینا چاہتے ہیں, آپ ان کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, تو انسان سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے. ہم اپنے جو ہے ٹیم کو بھی یہی چیز سکھاتے ہیں کہ اگر آپ سنیں گے نہیں تو پھر سیکھیں گے نہیں. سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, لیڈر بننے کے لیے جب تک آپ سنیں گے نہیں, سیکھیں گے نہیں, لرننگ آپ کی نہیں ہو سکتی. تو سر آپ جیسے عظیم لوگوں سے ہی ہم سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہی سکلز جو آپ کی پرسنالٹیز میں موجود ہیں ہم اس میں اپنے اندر لے کے آئے. اور سر ویسے لے کے آئے جو ریئلٹی, ایسا نہ ہو کہ ہم اوپر سے کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ہمارے اندر کچھ اور ہے. ہم باتیں تو بہت زیادہ کر لیں لیکن ایکچولی ہمارے دل کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں, تو پھر میرے خیال میں ان لیڈرز کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ ایک بینگ لیڈر, جیسے کہ آپ نے بھی بتایا, ایک اچھے لیڈرز کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ کی باتوں سے ہم سیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ سچائی کا جو ہے وہ ساتھ دیا, کہ اگر آپ ایک اچھے لیڈر ہیں, کوئی بھی اگر ایک اچھا لیڈر ہے تو جو وہ بات کر رہے ہیں وہی اس کے پرسنالٹی کے اندر ہونا چاہیے. اور سر یہ آپ کے اندر ہم نے یہ چیز اور یہ جو پوائنٹس ہیں آپ نے آپ کے اندر پائے کہ آپ نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا, سچائی پہ آپ بولے, اور جو آپ نے بات کی ہے آپ کی پرسنالٹی کے اندر ہم نے اس کو موجود پایا. ڈسکس کرنے کے لیے اب بھی بہت کچھ ہے, پوچھنے کے لیے بہت کچھ ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ٹائم بھی ہو گیا اور ہمارے نیکسٹ گیسٹ بھی انتظار کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ سر ہم آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے, آپ اپنا پریشیس ٹائم جو ہے نا ہمیں دوبارہ دیں گے. بہت مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہلکا کیا اور اپنا بوجھ نوجوانوں پہ ڈالا آپ کے تعاون سے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو کامیاب کرے. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. جی, تو آپ نے کامران رضوی صاحب کی بات سنی. آئی ہوپ سو کہ آپ کل سے ہماری باتیں سن رہے ہیں, آپ بہت بڑے بڑے لیڈر سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, تو آپ اپنی لائف کے اندر جو آپ کو یہ لیڈرز بتا رہے ہیں آپ اپنی لائف کے اندر وہ سکلز لے کے آئیں گے. اور ہماری جو کوشش ہے جس کے لیے ہم اپنے دن رات ایک کر رہے, جس کے لیے ہم جاگ رہے ہیں اور کنٹینیوسلی محنت کر رہے, کوشش کر رہے کہ ہم آپ کے اندر وہ سکلز لے کے آئے, اور جو ہم سوچ رہے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ کہ ہمارا مقصد ایسا کچھ نہیں کہ ہم یوتھ سے کچھ ریٹرن ملے, نہیں, ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے.
اللہ کا شکر ہے ہمیں جو ٹیم ملی ہے وہ بھی مکمل ڈیووٹیڈ ہے, مکمل ایک اچھے انداز سے وداؤٹ اینی کاسٹ, وداؤٹ پروفٹ, کچھ بھی کاسٹ دیے بغیر یوتھ کے لیے محنت کر رہی ہے, دن رات ہمارے ساتھ جاگ رہے ہیں اور ورکنگ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ مل کے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے سیکھیں اور لرننگ کریں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں سن رہے, اسپیشلی ان ٹرینرز کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, ہمارا ساتھ دیا. سو ٹیک کیئر یور سیلف. نیکسٹ سیشن کے لیے ہم بہت جلد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں, اس وقت کے لیے خدا حافظ.